महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 99 उम्मीदवारों के नाम हैं और इसमें 13 महिलाएं भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से उम्मीदवार घोषित किया गया। घटक दलों के साथ कई दौर की बैठक और पार्टी के अंदर उम्मीदवारों के नाम पर लंबे मंथन के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र के 99 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी सीट से उम्मीदवार बनाया है। अशोक चौहान की बेटी श्री जया को भोकर सीट से टिकट मिला है। बीजेपी ने फायरिंग के आरोपी गणपत गायकवाड़ की जगह उनकी पत्नी सुल्फा गायकवाड़ को कल्याण ईस्ट से टिकट दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में ज्यादा मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। हालांकि बीजेपी की पहली लिस्ट आने के साथ ही घाटकोपर ईस्ट सीट पर सस्पेंस बढ़ गया है। घाटकोपर ईस्ट सीट पर मौजूदा विधायक पराग शाह के अलावा प्रकाश मेहता भी दावा ठोक रहे हैं। एक और देखिए, महायुति ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में कई दौर की मीटिंग होने के बाद भी अभी तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हो पाए। बैठक हो रही है, गठबंधन के नेता मिल रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिल रहा जिस पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सभी दल सहमत हों। सूत्रों के मुताबिक अभी भी 10 से 15 सीट पर पेच फंसा हुआ है। विदर्भ कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए सिर्फ 8 सीट छोड़ने को तैयार है, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी 12 सीटों पर दावा कर रही है। सीट बंटवारा फाइनल न होने से महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों की अलग अलग बैठक हो रही है। मातोश्री में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बैठक हुई। खबर ये भी है कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार की एनसीपी के नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं, ताकि सीट बंटवारे पर आम सहमति बनाई जा सके। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी तो माइनॉरिटी वोट पूरा नहीं मिलेगा। तो 5 सीटें अखिलेश जी ने कहा तो ऐलान किया है और अखिलेश भाई बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये सीटें इंडिया अलायंस लूज कर दे। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और महाराष्ट्र की 12 सीटों पर दावा ठोक रही है। झारखंड में भी इंडिया ब्लॉक में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। शनिवार को हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर अब आरजेडी नाराज हो गई है। 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हेमंत सोरेन का यही बयान इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान का सबब बन गया है। इधर हेमंत सोरेन का बयान आया, उधर आरजेडी ने ऐलान कर दिया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में 22 सीट से कम कुछ मंजूर नहीं है। सीट शेयरिंग में हम लोग का जो उचित प्रतिनिधित्व में मिलना चाहिए और ठीक नहीं है। और एलआई पार्टनर का मतलब है कि कोalition में कोई स्टेटमेंट जाना चाहिए। हम लोगों ने तो सीट का पहले से ही डिमांड कर रहे हैं। 22 सीट तो हम लोग का पहले ही से चल रहा है। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, एवरेज वोट जहां हम नंबर 2 पे रहे 23% से ज्यादा था। इस वोटर के रुझान को हम खारिज कर दें, ये उचित नहीं। दरअसल झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीट हैं। इनमें से अगर जेएमएम और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो बाकी सहयोगी दल, जिनमें आरजेडी के साथ लेफ्ट भी शामिल है, उनके लिए सिर्फ 11 सीट बचती हैं और खींचतान की असल वजह यही है। हालांकि गठबंधन के सभी दलों का दावा है कि सीट बंटवारे में जो भी पेच है आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। बात बिहार की, देखिए बिहार में अगले महीने 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी पारा बेहद हाई है। आरजेडी और जेडीयू दोनों ने ही जीत का दावा किया। बिहार में अगले महीने 4 सीटों पर उपचुनाव का दंगल है, लेकिन आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सभी 4 सीटों पर जीत का दावा कर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। स्थानीय मुद्दों पे अगर ये चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन 4 सीट पे अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। उधर जेडीयू का दावा है कि उपचुनाव के नतीजे भी लोकसभा चुनाव के जैसे होंगे। अगले साल जो चुनाव बिहार में होगा उसकी बानगी तो लोकसभा में हो गई, तो जनता ने क्या फैसला किया बिहार में, तो आने वाले चुनाव में विधानसभा में भी बड़े मत से एनडीए यहाँ जीतेगी। और बता दें कि बिहार की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज शामिल है। इन सीटों पर अगले महीने 13 नवंबर को चुनाव होंगे और 10 दिन बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये चुनावी नतीजे अगले साल होने वाले विधानसभा की हवा का रुख तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने काशीवासियों को हजारों करोड़ की सौगात दी।
हर हर महादेव। सिगरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण। हरिपुर में आर झुंझुनवाला शंकरा आई सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल का उद्घाटन। वाराणसी में पीएम मोदी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन से संबंधित 6000 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पहले की सरकारों के समय वाराणसी समेत पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को जमकर नजरअंदाज किया गया। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। पीएम मोदी ने वाराणसी की धरती से संदेश दिया कि बीजेपी सरकार में यूपी का विकास तेज गति से हो रहा है। पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे पर एक रोड शो भी किया। रोड शो को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। पीएम मोदी के काशी दौरे को यूपी उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर, आरोपी का नाम है भगवंत सिंह। कहा जा रहा है शूटर्स को रहने और हथियार मुहैया करवाने का इस पर आरोप है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम बताया जा रहा है भगवंत सिंह, और इस पर आरोप यह है कि शूटर्स उनको रहने और हथियार मुहैया करवाने का इस पर आरोप है। शूटर्स को राजस्थान से मुंबई तक हथियार लाने का भी इस पर आरोप है, और साथ ही क्राइम ब्रांच ने बेलापुर से इसकी गिरफ्तारी की है। इस पूरे ही मामले में, इस मर्डर केस में कुल 10 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। सूरज ओझा मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथी और जानकारों के साथ। सूरज, ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है भगवंत सिंह जिसका नाम, कहां से गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर और क्या डिटेल्स है हमारे पास? हेलो सूरज, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। कहां से ये गिरफ्तारी हुई है सूरज, और क्या डिटेल्स हैं इस भगवंत सिंह के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। ऐसे ही मुंबई क्राइम ब्रांच को एक टिप ऑफ मिला कि एक आरोपी है जो कि नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम वहां गई, जहां से भगवंत सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। देखिए, इस पर आरोप ऐसा है कि इसने हथियार मुहैया कराए थे, और सबसे बड़ा आरोप यही है कि राजस्थान से मुंबई तक हथियार लाया था। कल हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि इस पूरे मामले में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है वो राजस्थान से लाया गया है। क्या वो पाकिस्तान से राजस्थान ड्रॉप किया गया था या कहीं और से, इस बात की जांच की जा रही है। तो देखिए, ये काफी अहम कड़ी है जो अब जिससे अब पता चल पाएगा कि राजस्थान में वो वेपन इसे किसने दिया, तो आगे की कड़ियां जुड़नी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका सूरज इस पूरी जानकारी के लिए। बात दिल्ली की हम करेंगे। दिल्ली का प्रशांत विहार इलाका आज सुबह एक धमाके से दहल उठा। अब इस पूरे ही मामले की जांच एनआईए कर रही है, और गृह मंत्रालय ने भी इस मामले की रिपोर्ट तलब की है। आसमान में उठता सफेद धुआं, धमाके से आसपास की दुकानों के टूटे शीशे। तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी इलाके के प्रशांत विहार की हैं, जहां सुबह के 7:40 पर सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास अचानक विस्फोट हुआ। कुछ देर के लिए सफेद धुएं के गुबार ने सब कुछ ढक दिया। धमाके की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे मौके से सफेद पाउडर, सेल और तार बरामद मिला। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि धमाके के पीछे वजह क्या थी। जो एनएसजी की टीम है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम है, इसके अलावा एनआईए जैसे तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की टीम जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद है, और एविडेंसेस, सबूत जो है वो इकट्ठा करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। सीआरपीएफ, एफएसएल और एनएसजी की टीम ब्लास्ट वाली जगह से जले हुए बारूद के कण जुटा रहे हैं, जिससे पता चल सके कि धमाके में किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। इस मामले में एनआईए को जांच सौंपी गई है, तो वहीं गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की है। राजधानी दिल्ली में जो ये धमाका हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस धमाके की पीछे की वजह क्या रही होगी। अब जो जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है वो और टेंशन बढ़ाने वाली है। पुलिस छानबीन कर रही है, एनएसजी टीम धमाके वाली जगह का मुआयना कर रही है, एफएसएल और एनआईए टीम मौके पर है।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल जांच एजेंसियों को शक है कि धमाके के पीछे टेरर एंगल भी हो सकता है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास धमाका किसी तरह का मैसेज देने के लिए किया गया। अब एनएसजी की जो कमांडोज हैं वो जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का धमाका था, क्योंकि जो धमाके की इंटेंसिटी थी वो ज़्यादा थी, उसकी वजह से आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका इसको अभी तक जो एजेंसीज हैं वो मानकर चल रही है। यही वजह है कि एनएसजी को इसकी जानकारी दी गई थी। इधर दिल्ली में ब्लास्ट पर सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने धमाके को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बम ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी हुई है और अपना एक भी काम नहीं कर रही। फिलहाल जांच एजेंसियां हर एक एंगल से बम धमाके के कारणों का पता लगाने में जुटी है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर भी अब सियासत बेहद तेज हो गई है। सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और इस बीच में मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने यूपी और हरियाणा पर ठीक रिपोर्ट दिया है। दिल्ली के आसमान में धुंध छाई है। आनंद विहार जैसे इलाकों में AQI 400 के आंकड़े को पार कर चुका है, जो संकेत है कि राजधानी की हवा बेहद खराब हो चुकी है। इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आनंद विहार ISBT में एंटी डस्ट अभियान का निरीक्षण किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आई तो प्रदूषण को लेकर उठे सवालों की दिशा हरियाणा और यूपी की ओर मोड़ दी। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? आतिशी के इस बयान ने सियासत की रफ्तार बढ़ा दी है। इधर बयान आया, यूपी की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया भी आ गई। जो कुछ अच्छा होता है आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि वो हम कर रहे हैं, जो खराब होता है तो किसी से हरियाणा पे डाल देंगे, कभी यूपी पे डाल देंगे, कभी अब पंजाब का नाम नहीं लेते। सियासत अपनी जगह। दिवाली से पहले दिल्ली पर प्रदूषण की डबल मार पड़ी है। हवा खराब हो रही है तो यमुना के पानी का सफेद झाग डरा रहा है। मुख्यमंत्री जी को जेल से आने के बाद पुनः जो है जिस तरह से अभियान शुरू हुआ है, काम की गति और तेज होगी, जमुना भी साफ होगी। हर काम किया है वही काम होगा। साफ लफ्जों में कहें तो सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं या प्रदूषण के बहाने सियासत चमकाई जा रही है। और अब बात बिहार की। बिहार में अवैध तरीके से बिक रहे शराब को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच में जुबानी जंग तेज है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर चुभने वाला वार किया है। बिहार में जहरीली शराब पीने से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई का इलाज जारी है, जिस पर लालू यादव का बयान नीतीश सरकार को चुभने वाला है। शराबबंदी के बाद भी लोग मर रहे हैं। मर रहा है, सरकार नाम का चाहिए, बहुत दुख है। लालू यादव से पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए जेडीयू सरकार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने साफ लफ्जों में आरोप लगाया कि पुलिस की छापामार कार्रवाई में बरामद शराब की बिक्री जेडीयू नेता कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस आरोप पर अब बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने पलटवार किया है। रत्नेश सदा का तर्क है तेजस्वी यादव ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और इस जनता की मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह का अनर्गल आलाप करते हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार पुलिस लगातार शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। नकली शराब को जब्त कर नष्ट किया जा रहा है। बहराइच में बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत बेहद हाई है। आज डेडलाइन बुलडोजर एक्शन की खत्म हो गई है, लेकिन बुलडोजर आज भी नहीं चला। ये कानून का खौफ है या बुलडोजर की दहशत, क्योंकि बहराइच में जिन 23 घरों पर PWD द्वारा नोटिस चस्पा किया था उसकी डेडलाइन आज खत्म हो गई, लेकिन बुलडोजर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिन घरों पर बुलडोजर चलना था उनके मालिकों ने एक दिन पहले खुद से अपने घरों को तोड़ना और अपनी गृहस्थी समेटना शुरू कर दिया था। सामान आपने हटा लिया है सब या अभी है घर ही में सब? नहीं, थोड़ा बहुत हटा लिया, थोड़ा बहुत है, हटवाई था, हटा लेंगे। बहराइच में भले ही अब तक बुलडोजर न चला हो, लेकिन राजनीति सातवें आसमान पर है। तो केवल एक ही वर्ग को बख्शा नहीं जाएगा या समाज में जो लोग इस तरीके के कृत्य में वांछित हैं वो सब पर एक समान रूप से न्याय होगा। बता दें कि पूरा मामला बहराइच में विजयदशमी के दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में पत्थरबाजी के बाद भड़की हिंसा के एक्शन से जुड़ा है, जिसके बाद वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया था।